हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारे सिविल इंजीनियरिंग का जो 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, इसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और जो हमारा पहला चैप्टर है आज इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे पहले चैप्टर में। दोस्त, जो हमारा ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और यहाँ से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग हर साल पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है। आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा, ये है हमारा सिलेबस और हम सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ेंगे और जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते चलेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल कैसे बनता है। तो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मृदा का बनना, चट्टानों के विघटन से मृदा का निर्माण होता है। रॉक के डिसइंटीग्रेशन से हमारा सॉइल का निर्माण होता है। जो ये प्रोसेस होता है रॉक का डिसइंटीग्रेशन को, इसे हम पेडोजीनियस कहते हैं। आगे हम देखेंगे जियोलॉजिकल साइकिल। जियोलॉजिकल साइकिल क्या है, प्रकृति में चट्टानों का बनना, टूटना, टूटी हुई चट्टानों का स्थानांतरण एवं पुनः चट्टानों का बनना लगातार चलता रहता है। चट्टानों के टूटने से ही मृदा का बनना व पुनः चट्टानों के बनने की चक्र को भूविज्ञान चक्र कहते हैं। ये इंग्लिश में भी है, आप लोग पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिएगा। पहले देखिए रॉक हमारा होता है, फिर सॉइल बनती है, फिर से सॉइल रॉक बन जाता है। इसका जो साइकिल है ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या क्या होता है, वेदरिंग होती है पहले किसी भी रॉक का, वेदरिंग या इरोजन भी इसे कह सकते हैं। सॉइल का क्या होगा, ट्रांसपोरेशन, सॉइल एक जगह से दूसरे जगह कहीं जाएगी, उसका परिवहन होगा। परिवहन के बाद कहीं वो डिपोजिट होगी, कहीं रुकेगी, उसके बाद जब रुकेगी तो वहाँ अपहीवल बनेगा। अपहीवल फिर से एक ऊंचा बन जाता है जो फिर एक रॉक बन जाता है, फिर इसका वेदरिंग होता है। इसी प्रकार हमारा ये साइकिल चलता रहता है, देख सकते हैं। चलिए अब इन सबको जानते हैं, वेदरिंग क्या होता है और ट्रांसपोरेशन में क्या है। तो वेदरिंग भौतिक प्रभाव या रासायनिक प्रभाव के कारण रॉक के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने, या टूटने का मतलब यहाँ क्या है, डिसइंटीग्रेट होता है। इसी प्रोसेस को हम अक्षय कहते हैं या वेदरिंग कहते हैं। इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए। टाइप ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग का जो टाइप है वो 2 प्रकार का होता है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में क्या क्या आता है, इस वेदरिंग में फिजिकल वेदरिंग क्या होता है, इस वेदरिंग में वेदर्ड पार्टिकल के शेप एंड साइज, टेक्सचर तथा स्ट्रक्चर आदि में परिवर्तन हो जाता है, परंतु केमिकल कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो उनके केमिकल कंपोजिशन आते हैं, जिस हिसाब से सॉइल वहाँ उपस्थित रहता है, वो उसका ट्रांसपोरेशन होने के बाद या वेदरिंग होने के बाद भी वो वैसे ही बने रहते हैं। अर्थात करो कि केमिकल पार्टिकल वही होता है जो पेरेंट रॉक को होता है। पेरेंट रॉक का मतलब जहाँ से वो रॉक की वेदरिंग हुई है वही पेरेंट रॉक हुआ। इस वेदरिंग के कारण कोर्स ग्रेन सॉइल का निर्माण होता है, उसे भौतिक अक्षय कहते हैं। इस वेदरिंग के कारण कोर्स ग्रेन के सॉइल का निर्माण होता है, जैसे सैंड, ग्रेवल एग्जाम्पल होते हैं हमारे। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन से या वेदरिंग से हमारा, फिजिकल वेदरिंग से हमारा जो सॉइल बनती है वो सैंड या ग्रेवल प्रकार के सॉइल होते हैं। दूसरा वेदरिंग का जो टाइप हमारा था, ठीक है, तो वाटर इंटरिंग इन पोर्स। फिजिकल इंटीग्रेशन किस किस तरीके से होता है उसे हम जान लेते हैं। तो पहले यहाँ होता है वाटर इंटरिंग इन पोर्स, रंध्रों में पानी का प्रवेश। रॉक के पोरस में जल प्रवेश कर जाता है, तापमान कम होने के कारण जल बर्फ में बदल जाता है, जिससे उसके आयतन में वृद्धि होती है और यह रॉक पर दबाव डालता है, जिसके कारण रॉक टूट जाती है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जब पानी बर्फ में या ठोस में बदलता है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। जब पानी किसी रॉक के वाइड में जाएगा, वाइड मतलब छोटे छोटे गैप जो रहेंगे उसमें जगह बनने जाती है, जिसे उस जगह में वाइड में जब हमारा पानी जाएगा तो जब टेम्परेचर चेंज होगा, जब वो ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा तो वो बर्फ बन जाएगा। बर्फ बनेगा तो उसके आयतन में वृद्धि होगी, जो हमारा रॉक टूट जाएगा और उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। और इस प्रकार रंध्रों में पानी का प्रवेश के कारण हमारा फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होता है। जैसे ये देखिए, ये कोई हिल है या पहाड़ है, इसके अंदर पोर्स बने हैं
ये पोर्स है वाइड है, तो रॉक के अंदर जो ये बर्फ जम गए हैं इनके वॉल्यूम में जब चेंज होगा तो ये फैलेगी एक दूसरे की तरफ और ये टूट जाएंगे। ठीक है, इस तरह से टूट जाते हैं। दूसरा जो है हमारा रूट ऑफ प्लांट, दूसरा जो फिजिकल वेदरिंग है रूट ऑफ प्लांट, पौधों के जड़ों, पौधों की जड़ों से कैसे वेदरिंग होती है। रॉक्स के आसपास छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं। जब जो हमारा रॉक है इसके आसपास छोटे छोटे पेड़ पौधे तो उग ही जाते हैं पहाड़ियों पर, आप देखे होंगे, जिनकी जड़ें चट्टानों की दरारों में प्रवेश कर जाती हैं। आपको जाहिर सी बात है, आपके घर नीम का पेड़ होगा तो उसके चारों तरफ चौतरा बनाते हैं ना, यही बोलते हैं। तो जब वो बड़ा होता है जैसे जैसे देखते होंगे आपका चौतरा जो बना रहता है वो टूट जाता है। क्यों टूटता है? क्योंकि उसके जड़ें रॉक में प्रवेश कर जाती हैं, अंदर जमीन के अंदर जाती प्रवेश करती हैं, फैलती हैं, बड़ी होती हैं, मोटी होती हैं, जिसके कारण वो टूट जाते हैं। जब ये प्लांट बड़े होते हैं तो उनकी जड़ें भी बड़ी होती हैं, ये देखिए बढ़ती हैं और मोटी होती हैं, जिसके कारण रॉक टूटने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लांट के कारण, रूट ऑफ प्लांट्स के कारण फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। दूसरा आएगा, दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है एब्रेशन एक्शन। एब्रेशन एक्शन क्या होता है? एब्रेशन एक्शन में क्या होगा? वायु में सदैव छोटे छोटे मृदा के कण होते हैं। जब वायु रॉक के संपर्क में आता है तो अपघर्षण के कारण चट्टानों की सतह टूटने लगती है और यह क्रिया बहते जल से भी होती है। हिमखंडों में भी अपघर्षण की क्रिया होती है जिससे रॉक टूटती है। आपको जरा सी बात है, जब कोई चीज रगड़ रहा है या हवा के कारण या पानी के कारण उसमें एब्रेशन हो रहा है, अपघर्षण हो रहा है, तो वो टूटेगी। तो इसके कारण भी हमारा सॉइल का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। जो दूसरा हमारा था केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग को चलिए देख लेते हैं क्या क्या रहता है केमिकल वेदरिंग के अंदर। पहला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन लोह युक्त चट्टानों से जब O2 की क्रिया करके ऑक्सीकरण करता है। जब लौह युक्त चट्टानें जिसमें आयरन की मात्रा होती है जिन चट्टानों में, जब वो O2 से क्रिया करता है, O2 ऑक्सीजन होता है, जब इससे क्रिया करता है तो इसको ऑक्सीकृत कर देता है, तो हमारा रॉक वेदरिंग होता है यहाँ से। दूसरा है एसिड रेन। CO2 जल से मिलकर कार्बोक्जिलिक अम्ल बनाता है। यह अम्ल CaMg यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम युक्त खनिजों से मिलकर रॉक का अक्षय करता है। देखिए यहाँ पर जो हमारा CO2 होता है, जब ये जल से क्रिया करता है कार्बोक्जिलिक अम्ल बनाता है, कार्बोक्जिलिक एसिड बनाता है CH2CO3। तो ये हमारा जब ये कार्बोक्जिलिक एसिड जब किसी अम्ल युक्त रॉक जैसे कैल्शियम या मैग्नीशियम, सोडियम या पोटेशियम युक्त जो रॉक होते हैं तो उनसे ये क्रिया करता है, वहां से हमारा वेदरिंग हो जाता है। चलिए अब वेदरिंग तो हो गया। कैसे कैसे वेदरिंग होता है? दो तरीके से होता है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। और फिजिकल वेदरिंग में क्या क्या होता है इसको देख लिए हैं, और केमिकल वेदरिंग में कैसे होता है उसको भी देख चुके हैं। अब दूसरी चीज जो आता है, जब वेदरिंग हो गया तो सॉइल का ट्रांसपोरेशन होता है। सॉइल का ट्रांसपोरेशन में क्या होता है? वेदरिंग के बाद वेदर्ड पार्टिकल, जो वेदर्ड पार्टिकल हैं का पेरेंट रॉक से दूर जाना, जहां से ये टूटी हैं वहां से दूर जाने के प्रोसेस को ट्रांसपोरेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोरेशन एजेंट, जो ट्रांसपोर्टेटिंग एजेंट होते हैं, इनके द्वारा ट्रांसपोर्टेट होकर कणों का डिपोजिट होने से बनी सॉइल को ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। जिस एजेंट के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट होते हैं वे एक जगह से दूसरे जगह डिपोजिट होते हैं, तो उन सॉइल को हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेटिंग एजेंट में क्या क्या आते हैं जो हमारे सॉइल पार्टिकल को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं? पहला है वाटर, दूसरा विंड या एयर। विंड एयर एक ही बात है। तो ग्लेशियर या आइस, ग्रेविटी के कारण। तो इनमें जो हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है, एलुवियल सॉइल, लेकोस्ट्रीन सॉइल, मरीन सॉइल, एओलिन सॉइल, सैंड ड्यून, लोइस, ग्लेशियल सॉइल, कोलुवियल सॉइल, टालुस सॉइल, ये इन प्रकार के सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार के सॉइल का नाम यहाँ दिया जाता है ट्रांसपोरेशन के आधार पर, ट्रांसपोरेशन के आधार पर। पहला जो है हमारा रेजिडुअल सॉइल। रेजिडुअल सॉइल में हमारा आएगा यह चट्टान पर जमा करके अक्षय या डिसइंटीग्रेशन का वह भाग है जो
स्थानांतरण कारकों या एजेंटों स्थानांतरण के कारण एजेंटों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले गया है। रेजिडुअल सॉइल यानी पेरेंट रॉक के पास टूटा और वहीं रह गया तो उसे हम रेजिडुअल सॉइल कहते हैं। जब पेरेंट रॉक की अपक्षय या वेदरिंग रेट ऑफ वेदरिंग परिवहन की दर रेट ऑफ ट्रांसपोरेशन से अधिक होती है तो रेजिडुअल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। जब ट्रांसपोरेटिंग नहीं हो पाएगा सॉइल तो वहीं रुका रहेगा। जब रेट ऑफ वेदरिंग का ज्यादा रहेगा और रेट ऑफ ट्रांसपोरेटिंग कम रहेगा तो वहां पर रेजिडुअल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ये कब होता है? ब्लैक कॉटन के केस में। ब्लैक कॉटन सॉइल, बेंटोनाइट सॉइल, लेट्रिन सॉइल, ये सब इसके एग्जाम्पल है रेजिडुअल सॉइल के। फ्रीवेल क्या है? आप फ्रीवेल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इस प्रकार चट्टानों का एक स्थान से विघटित होकर पुनः दूसरे स्थान पर एकत्र होकर बनने के कारण पृथ्वी के बलों का समायोजन में अंतर पड़ता है, जिससे समय समय पर भूचाल आते रहते हैं, जिनके कारण पुनः यह बनी चट्टानें टूटती रहती हैं और प्रकृति में भूवैज्ञानिक चक्र लगातार चलता रहता है, जिसके कारण चट्टानें टूटती हैं, मृदा बनती है, स्थानांतरित होती है तथा पुनः चट्टानें बनती हैं और टूटती हैं। इस प्रकार ये हमारा जो पहला चैप्टर था सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का, ये खत्म हुआ। चलिए इसका PYQ क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। जैसा कि हमारा 2021-22 में पूछा गया क्वेश्चन है कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होता है? या कोर्स ग्रेन सॉइल कहते हैं या कोहेजन लेस सॉइल, ये एक ही होते हैं। ये वे मृदाएं हैं जिनमें यदि जल की कुछ मात्रा मिलाकर इनको इच्छित आकार देना चाहे तो इन्हें मन चाहे आकार में नहीं ढाला जा सकता। ये वे सॉइल हैं जिनको हम कुछ वाटर मिलाकर अगर मन चाहे आकार में ढालना चाहते हैं तो नहीं ढाल पाते हैं। इनके कण अपेक्षाकृत साइज में बड़े होते हैं तथा सम आकार के होते हैं, एक समान आकार के होते हैं। इसमें संयोजन मृदा का अभाव होता है, यानी कोहेजन सॉइल का अभाव होता है। नोट पॉइंट में आपको इसमें क्या लिखना है? हैविंग कोर्स ग्रेन पार्टिकल, बड़े मतलब ये बड़े कण वाली मृदाएं होती हैं। हैविंग लेस सरफेस एरिया, और इसका सरफेस एरिया कम होता है, जैसे ग्रेवल, सैंड, अदर इनऑर्गेनिक सॉइल, नॉन प्लास्टिक सिल्ट, ये सब इसके एग्जाम्पल थे। तो कोर्स अगर आ गया हमारे एग्जाम में कोर्स ग्रेन सॉइल तो आप लोग लिख लेंगे ना, ये कोहेजन लेस सॉइल ही होते हैं, इन्हीं को लिखना रहता है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। 2019 के पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है बेंटोनॉइड सॉइल क्या होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होता है। तो बेंटोनॉइड सॉइल में आपको क्या लिखना है? इसमें मोंट और क्ले मिनरल की मात्रा अधिक होती है। इसमें बस यही लाइन लिखना है। इसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखना है वाटर के संपर्क में आने पर यह स्वेलिंग एंड श्रिंकेज बिहेवियर शो करता है। जब ये वाटर के संपर्क में आता है स्वेलिंग और श्रिंकेज होता है। इसकी बियरिंग कैपेसिटी कम होती है, यह फाउंडेशन बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये सब पॉइंट आपको लिखना है बेंटोनॉइड सॉइल के लिए। यह बहुत ही स्मूथ होता है, इसलिए इसका प्रयोग ड्रिलिंग के दौरान लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, जब हम ड्रिलिंग करते हैं, कहीं पिट बनाते हैं, तो इसका यूज वहां हम कर लेते हैं साइड में। इसका अगर लेप लगा देंगे तो ये यही ऐसे टिका रहता है। तो इस प्रकार से ये रहता है, वहां पे बहुत स्मूथ होता है, लुब्रिकेंट के रूप में यहाँ काम करता है। दूसरा है हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल चलिए देख लेते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक इन कलर, इसका कलर ब्लैक होता है। इस सॉइल का फॉर्मेशन बेसाल्ट केमिकल वेदरिंग से होता है। जो बेसाल्ट के पत्थर होते हैं उनको केमिकल वेदरिंग के कारण ये प्राप्त होते हैं। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा होती है। इसमें मोल्नाइट एंड क्ले मिनरल भी उपस्थित रहते हैं। इसमें स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, आयतन में वृद्धि तथा संकुचन अधिक होता है। इसकी बेरिंग कैपेसिटी कम होती है। यह सूक्ष्म फाइन ग्रेन वाली मृदा होती है। ठीक है, ये फाइन ग्रेन वाली मृदा होती है। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा हो गया 2019 का भी क्वेश्चन। इसमें नोट पॉइंट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, सॉइल अवेलेबल इन मुंबई, वेस्टर्न पार्ट ऑफ MP, गुजरात एंड सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु।
ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये SSC JEE के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। बाकी 2017 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉइल मैकेनिक्स, हाउ टू यूज फॉर एन इंजीनियर। सॉइल मैकेनिक्स के बारे में यहाँ पूछा गया है और इंजीनियर के लिए इसमें क्या उपयोगिता है, इसको पूछा गया है। बस यही हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर लेंगे। तो सॉइल मैकेनिक्स क्या है? प्रसिद्ध इंजीनियर टजागी के अनुसार यह इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसमें चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक अपक्षरणों यानी फिजिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन द्वारा बने कणों का सेडिमेंट्स तथा अन्य असंघनित जमाओं यानी अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट जिसमें कार्बनिक पदार्थ भी हो सकते हैं से संबंधित इंजीनियरिंग समस्याओं के समाधान के लिए मैकेनिक्स या मृदा यांत्रिकी कहलाता है। जो इसका समाधान हम करते हैं वो मैकेनिक्स इंजीनियरिंग या मृदा यांत्रिकी के अंतर्गत किया जाता है। अभियंता के लिए यह किस प्रकार का उपयोगी है? विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नींव के निर्माण अभिकल्पन में मुख्य समस्या का मृदा के व्यवहार के कारण आती है। मुख्य समस्या किस लिए आती है? मृदा के व्यवहार के कारण आती है। नींव का निर्माण या अभिकल्पन जब हम करते हैं तो मृदा का व्यवहार अनेक कारणों पर निर्भर करता है। निर्माण कार्यों में काम में आने वाली अन्य सामग्री जैसे लोहा, सीमेंट आदि को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उनके गुणों व अवगुणों को ध्यान में रखकर उनका चुनाव कर सकते हैं, जबकि मृदा को समानता उसके उस स्थान पर उपलब्ध रूप में स्वीकार कर उपयोग में लाना पड़ता है। सही बात है। उस स्थान की मृदा के अनुरूप ही हमें निर्माण संरचना की नींव एवं अर्ध संरचना या सुपर स्ट्रक्चर का अभिकल्पन करना पड़ता है। निर्माण में उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री की तरह मृदा के निर्माण पर नियंत्रण कर हम इसके आवश्यक गुणों को प्राप्त नहीं कर सकते। सही बात है। उसमें मृदा जो स्थल पर उपस्थित रहेगा जहाँ हमें कंस्ट्रक्शन करना है उसी पे हमें करना है, तो इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है। मृदा का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया जाता है। यह निर्माण स्थल पर मिलने वाली मृदा को हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है तो उसमें कुछ हद तक सुधार अवश्य किया जाता है। यदि हमारे अनुकूल नहीं थे उसमें कुछ हद तक हम सुधार कर सकते हैं। कंपैक्शन, कंसोलिडेशन ये सब आगे चैप्टर में है जो हम मृदा को सुधार के लिए करते हैं, जिसका डेंसिटी हम बढ़ा सकते हैं, सॉइल चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, दूसरी सॉइल डालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे हम देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो लाइक भी जरूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपका एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।